एमकॉम के सभी विद्यार्थियों का आज इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि लास्ट टाइम 5 अगस्त को मैंने आपको कुछ असाइनमेंट्स दिए थे। आपको वो असाइनमेंट पूर्ण करने के बाद सबमिट करने थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने असाइनमेंट पूरे कर लिए होंगे। क्योंकि आप लोगों ने असाइनमेंट अपने लेवल पे किए हैं, अब आपने सही किए हैं या नहीं किए हैं, इसके लिए मैं जो असाइनमेंट दिए हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं पढ़कर और उनके आंसर्स क्या होंगे उनको बता रहा हूँ। और आपने जो असाइनमेंट में आंसर लिखे हैं उनको कंपेयर कर लीजिए कि आपने कितना सही लिखा है, कितना सही नहीं लिखा है, इसकी एक बार जांच कर लीजिए। जो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे, पहला एग्जाम्पल था, ये जो एग्जाम्पल्स थे ये जीएसटी के अंतर्गत जब हम माल सप्लाई करते हैं तो किसी भी माल की आपूर्ति किसी व्यवहार में, किसी ट्रांजैक्शन में है या नहीं है, इसका हमें निर्णय करना पड़ता है। क्योंकि जब तक आपूर्ति नहीं होगी तब तक जीएसटी जो है वो अराइज नहीं होती है, अर्थात आप जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। तो पहले क्वेश्चन था, उसका पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है कि एक ऑटोमोबाइल व्यापारी ने एक व्यक्ति को एक स्कूटर 60,000 रुपये में उसके निजी उपयोग के लिए बेचा। स्कूटर की खरीद पर व्यापारी ने इनपुट जमा का लाभ प्राप्त किया था। तो इस ट्रांजैक्शन को हम देखेंगे तो हमने जो आपूर्ति के प्रोविजंस पढ़े हैं उनके अनुसार यदि आपूर्ति में माल और सेवाएं अथवा दोनों की किसी भी रूप में बिक्री, हस्तांतरण, अदला बदली, विनिमय आदि जो प्रतिफल के बदले में की जाए और व्यापार की प्रगति के लिए की जाए उसको हम आपूर्ति में शामिल करेंगे। जो प्रेजेंट क्वेश्चन है उसमें एक रजिस्टर्ड व्यापारी ने 60,000 रुपये के प्रतिफल में अपना निजी स्कूटर जो है, अपना जो स्कूटर है वो एक व्यक्ति को निजी प्रयोग के लिए बेचा। अब आपने तो स्कूटर को जिस पर आपने इनपुट भी प्राप्त किया है उसको बेचा, चाहे जिसको बेचा है वो व्यक्ति उसको निजी उपयोग में ले अथवा फर्दर उसकी बिक्री करे, ये इररेलेवेंट है। लेकिन चूंकि आप रजिस्टर्ड व्यापारी है, आपने उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया है, अतः आपके लिए ये जो ट्रांजैक्शन है वो आपूर्ति मानी जाएगी। इसमें सभी कैरेक्टरिस्टिक्स जो लक्षण होने चाहिए ट्रांजैक्शन के वो उपलब्ध है, अतः यह व्यवहार जो है वो एक रजिस्टर्ड डीलर के द्वारा किया गया है, अतः यह आपूर्ति की श्रेणी में आता है। सेकंड पॉइंट है कि एक पंजीकृत व्यापारी ने सार्वजनिक कंपनी के 100 अंश एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी को 2 लाख रुपए में बेचे और प्रतिफल के रूप में उसके निजी प्रयोग की एक कार प्राप्त की। चूंकि हालांकि पंजीकृत व्यापारी ने सार्वजनिक कंपनी के एक अंश बेचे हैं। चूंकि हमने जब गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो गुड्स की डेफिनेशंस में जो आपके शेयर्स हैं, प्रतिभूतियां हैं, उनको माल नहीं माना है। अतः जब कोई जो वस्तु आप बेच रहे हो वो माल की कैटेगरी में ही नहीं है तो हम उसको, उस वस्तु को बेची गई को हम आपूर्ति नहीं मान सकते, क्योंकि मूल जो माल को बेचा जाए ना तभी उसको हम मानेंगे। जब माल बेचा ही नहीं गया तो आपूर्ति का सवाल ही नहीं उठता है। तीसरा पॉइंट है कि एबीसी लिमिटेड ने अपने 10 पुराने कंप्यूटर एक पुण्यार्थ स्कूल को स्थायी रूप से दिए जिसके लिए कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं किया है। इन कंप्यूटर्स पर इनपुट जमा प्राप्त की गई है। हमने देखा है कि यदि माल जो जीएसटी अधिनियम है उसकी धारा 171C के अंतर्गत उसमें जो अनुसूची दी गई है उस अनुसूची में यदि आप अपनी कोई माल जो है जिस पर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया है उसको बिना प्रतिफल के भी बेचते हो तो भी वो आपूर्ति की श्रेणी में आता है। अतः एक संस्था को आपने, जो पुण्यार्थ संस्था है,
उसको बिना प्रतिफल के भी आपने आपूर्ति की है तो वो गुड्स की श्रेणी, वो सप्लाई की श्रेणी में आएगा। अतः चूंकि आपने इस पे इनपुट जमा प्राप्त किया है और आप एक रजिस्टर्ड व्यापारी हैं, अतः ये सेवा की या ये जो है आपका आपूर्ति की श्रेणी में आता है। तो ये एक जीएसटी के पर्पज के लिए सप्लाई की ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट है मोहन एसोसिएट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सोन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को विक्रय प्रबंध सलाह सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें मोहन एसोसिएट का नियंत्रण करने का अधिकार है। इन सेवाओं के लिए मोहन एसोसिएट ने कुछ भी वसूल नहीं किया है। हमने जीएसटी अधिनियम में पढ़ा है, वही जो पॉइंट पे जो धारा देखी हमने, धारा 7(1)(c) की अनुसूची 1 में यदि कोई व्यक्ति अपने संबंधी को कोई सेवा प्रदान कर रहा है बिना प्रतिफल के, तो उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा आपूर्ति मानी जाती है, चाहे आपने उसके लिए प्रतिफल प्राप्त किया है अथवा नहीं किया है। क्योंकि यहाँ पर मोहन लिमिटेड जो है मोहन एसोसिएट का सोन एसोसिएट पर नियंत्रण है, तो इसे हम संबद्ध व्यक्ति मानेंगे। तो चूंकि प्रबंधकीय सेवाएं आपने प्रदान की है, अतः इसे आपूर्ति माना जाएगा, चाहे आपने उसके लिए कोई प्रतिफल प्राप्त किया है अथवा नहीं किया है। इसी में लास्ट पॉइंट है XYZ मोटर लिमिटेड ने बिरला कार कंपनी लिमिटेड को अपने लिए कारों की बिक्री करने के लिए एक एजेंट नियुक्त किया है। XYZ लिमिटेड ने बिरला कार लिमिटेड को एजेंट नियुक्त किया है और इस उद्देश्य के लिए XYZ मोटर्स ने बिरला कार लिमिटेड को 100 कारों की आपूर्ति हरियाणा के रोहतक में स्थित उसके शोरूम पर प्रदान की है। तो जब कोई भी एजेंट जो है प्रधान जो है एजेंट को कोई सेवा प्रदान करता है, तो जीएसटी अधिनियम की धारा 7(1)(c) की अनुसूची 1 के अनुसार बिना प्रतिफल के भी यदि कोई अपने एजेंट को या प्रधान एजेंट को कोई सेवा प्रदान करता है, तो ये भी आपकी आपूर्ति की श्रेणी में माना जाएगा, चाहे इसके लिए कोई प्रतिफल प्राप्त हुआ है अथवा नहीं हुआ है। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसके मैंने आंसर्स आपको बताए। आप इन आंसर्स को कंपेयर कर लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि आपने क्वेश्चंस को सही किया है अथवा नहीं किया है। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन जो है उसको हम करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी इसी प्रकार से आपको आपूर्ति डिसाइड करनी है कि आपूर्ति हुई है या नहीं हुई है। तो पहला पॉइंट है इसमें कि एक डॉक्टर एक नाई को चिकित्सा संबंधी सलाह प्रदान करता है, बदले में नाई डॉक्टर के बालों की कटिंग करता है। न तो डॉक्टर और न ही नाई केंद्रीय एवं सेवक अधिनियम के तहत पंजीकृत है। आपको बताना है कि उनके द्वारा जो सेवा प्रदान की गई है वो सप्लाई की श्रेणी में आती नहीं आती है। तो यहाँ पर हमने जब जीएसटी की परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें देखा था कि चाहे जीएसटी के अंतर्गत आप जो सेवा प्रदान कर रहे हैं या कोई माल की सप्लाई कर रहे हैं, वो नगद के रूप में हो सकती है, बार्टर सिस्टम में हो सकती है, एक्सचेंज में हो सकती है, उन सभी को शामिल करते हैं। यहाँ पर सेवाओं के बदले में नगद प्रतिफल तो नहीं दिया गया है। बार्टर सिस्टम है, एक्सचेंज है, एक आदमी ने जो उसके पास स्पेशलाइज सेवा दूसरे को दी है और दूसरे आदमी ने पहले व्यक्ति को सेवाएं दी है। तो एक्सचेंज तो है, लेकिन चूंकि दोनों जो सेवा प्रदाता है वो जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, अतः उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाएं सप्लाई की श्रेणी में नहीं आती है। तो इसमें सेकंड पॉइंट ये भी है कि आपके क्वेश्चंस आपका आंसर क्या भिन्न होगा यदि डॉक्टर केंद्रीय माल सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति है। हाँ, यदि वो पंजीकृत व्यक्ति है डॉक्टर, तो उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाएं सप्लाई की श्रेणी में आती है और उस पर जीएसटी लागू होगा।
तो यदि न केवल डॉक्टर बल्कि यदि नाई भी रजिस्टर्ड है तो उसके ऊपर भी जीएसटी अधिनियम लागू होगा। तो इन दोनों में अंतर है। और सेकंड पॉइंट है आपका, एक वेतनभोगी कर्मचारी श्री राम ने अपने एक आवासीय मकान के लिए आंतरिक सज्जा संबंधी सेवाएं इंग्लैंड की कार्टर कंपनी से 3,000 रुपये के प्रतिफल में आयात की है। यदि आपने कोई सेवा चाहे बाहर से आयात की है, चूंकि धारा 71B के अनुसार यदि विदेशों से सेवा आयात की जाती है तो ऐसी सेवा आपूर्ति होगी, बशर्ते ऐसी सेवा प्रतिफल के बदले में प्राप्त की जाए। सेवा का व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय की प्रकृति के लिए होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो निजी साज सज्जा के लिए सेवा प्राप्त कर रहा है, लेकिन उसने आयात की है, सेवा इंपोर्ट की है, चाहे वो उसके व्यापार की प्रगति के लिए, निजी काम के लिए, व्यापार की प्रगति के लिए नहीं है, लेकिन ये सेवा जो है बाहर से जो सेवा प्राप्त की है वो आपूर्ति की श्रेणी में है। अतः इस पर जो मिस्टर श्री राम है उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा जीएसटी के अंतर्गत, और उस पर एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए भी, और उसको जीएसटी के लिए रिवर्स चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर से सेवा प्रदान की गई है वहाँ पर जीएसटी अधिनियम लागू नहीं होता है। हम इंग्लैंड की कंपनी से जीएसटी वसूल नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारत में जो व्यक्ति है उसके द्वारा जो सेवा प्राप्त की गई है वो जीएसटी रिवर्स जीएसटी देने के लिए बाध्य है। तो उसके द्वारा उसको एक बार रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, और रजिस्टर्ड कराने के बाद उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत सेवा पर टैक्स देना पड़ेगा जो सेवा प्राप्त की है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, दिवाली के अवसर पर PQR लिमिटेड ने अपने प्रत्येक कर्मचारी को 4 लाख रुपए मूल्य की कार उपहार में दी। क्या आपका अंतर भिन्न होगा यदि कार के स्थान पर 40,000 रुपये मूल्य का स्कूटर दिया जावे? तो जीएसटी अधिनियम की धारा 71C के अंतर्गत, अनुसूची 1 के अंतर्गत, यदि कोई बिना प्रतिफल के कोई आपूर्ति की जाए सेवा की अथवा माल की, तो वो आपका जो है आपूर्ति की श्रेणी में आएगा। लेकिन इसमें एक ये भी पॉइंट है कि यदि ऐसा माल का मूल्य 50,000 रुपये से अधिक नहीं है तो वो गिफ्ट के रूप में माना जाएगा और वो माल की आपूर्ति नहीं मानी जाएगी। तो चूंकि 2 लाख की कार आपने अपने जो कर्मचारी है, यहाँ पे ये भी देखना होगा, कर्मचारी नियोक्ता और कर्मचारी में आपस में संबंध होने के कारण ये आपका ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होगा। लेकिन यदि कार के बदले में कार की जगह 45,000 रुपये का स्कूटर गिफ्ट किया होता, चूंकि अमाउंट 50,000 रुपये कम है, तो ऐसी दशा में इसे आपूर्ति नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रमेश एक रेस्टोरेंट पर गया, वहाँ पर भोजन किया, परंतु बाद में उसे पता चला कि उसका बटुआ गुम हो गया है। अतः उसने रेस्टोरेंट की सेवाओं के बदले में अपनी घड़ी दे दी है। तो यहाँ पर जो है आपका रमेश ने जो है आपका सेवाएं प्राप्त की है। रेस्टोरेंट का जो है यदि वो आपका रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंतर्गत, तो चाहे आपने एक्सचेंज में, क्योंकि उसने भोजन प्राप्त किया है, उसके पैसे नहीं थे, बदले में उसने अपनी घड़ी दे दी है, तो यहाँ पर जो सेवा प्राप्त की गई है वो आपकी आपूर्ति मानी जाएगी, तो उस पर जीएसटी लागू होगा। तो अतः इस प्रकार की जो ट्रांजैक्शन है वो माल और सेवा की आपूर्ति है, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो ये आपूर्ति हुई मानी जाएगी। इस प्रकार से लास्ट पॉइंट है कि XYZ एसोसिएट ने सिंगापुर में स्थित
अपने कार्यालय, प्रधान कार्यालय से प्रबंध सलाह संबंधी सेवाएं प्राप्त की है। प्रधान कार्यालय ने शाखा से ऐसी सेवाओं के बदले में कोई राशि भी वसूल नहीं की है। तो जीएसटी अधिनियम की धारा 171C के अनुसार, उसकी अनुसूची 1 में, यदि कोई व्यक्ति आपस में संबद्ध व्यक्ति है, क्योंकि यहाँ पर प्रधान और एजेंट यानी ब्रांच है, संबंध एक दूसरे से, तो जो सेवाएं प्राप्त की है, चाहे वो बिना प्रतिफल के प्राप्त की है, तो ये आपूर्ति मानी जाएगी। तो इस पर जीएसटी देय होगा, क्योंकि इस पे 71C के अनुसूची 1 में जो भी आपके तत्व हैं वो सब मौजूद है। तो ये एक आपूर्ति मानी जाएगी जिस पर जीएसटी अधिनियम लागू होगा। तो मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए थे उनके आपको वो बता दिए हैं, आंसर बता दिए हैं। आप कंपेयर कर लीजिए, और फिर भी अगर किसी को डाउट है कि आपके हिसाब से चीज़ें दूसरी तरह से होंगी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उम्मीद है आपके द्वारा जो असाइनमेंट किया गया होगा उसको कितना आपने सही किया, कितना नहीं सही किया है, उसको चेक कर लीजिए। आज के इतना ही काफ़ी है। आपने इसको सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।